हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमालय एजू हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो समर्पित रहने वाला है पटवार भर्ती 2025 को। यस दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस भर्ती को लेकर। इसकी तैयारी में जुटे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है पटवार के संबंध में। दोस्तों, पटवार भर्ती में परीक्षा तिथि, सिलेबस या इसके अलावा कट ऑफ जो है पिछली बार की क्या रही थी, कट ऑफ के को ध्यान में रखकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है इसका क्या है, और इसके अलावा ग्रेड पे, सैलरी, भाई सारा काम, पढ़ाई, नौकरी, तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? वेतन के लिए कर रहे हैं। तो सबको वेतन जानना चाहिए कि इसका वेतन क्या है, किस तरीके से वेतन मिलता है, इंक्रीमेंट कैसे होते हैं, और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता और आयु इसकी क्या है, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस एक सेशन में। सेशन को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। और लास्ट में हम बात करेंगे कि पटवार भर्ती की तैयारी के लिए हिमालय एजू हब आपके साथ मिलकर क्या और काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान देने की है कि जो परीक्षा की तिथि है वो क्या है। परीक्षा की तिथि दोस्तों एग्जाम कैलेंडर में डिक्लेयर हो चुकी है। आरएसएसबी ने एग्जाम डेट 11 और 12 मई 2024 की दी है। यानी अब से आपके पास करीब करीब 6.5-7 महीने, या टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट 7 महीने बचते हैं। 7 महीने पटवार की तैयारी करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप समय थोड़ा सा निकाल दोगे तो काफी लोगों से पीछे हो जाओगे। 7 महीने मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमको 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। हमको 7 महीने में 5 लाख लोगों में से, या 6 लाख, जो भी 40% सीईटी में लाता है, उनको पार करके जो 2-2,500 पद हैं उनमें शामिल होना है। तो तैयारी हमको आज से शुरू करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 12 मई 11 मई 2024 ये डेट के ऊपर निशाना लगा के और पूरी तरीके से जुट जाओ। ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2019 का जो पटवार भर्ती हुई थी उसी के अनुसार रहने वाला है, क्योंकि जनरली कोई भी एग्जाम पैटर्न चेंज ही नहीं हुआ है पिछले 1-1.5-2 साल में, सेम है ना। जो पहले चल रहा था उसी को फॉलो किया गया है, तो पहले जो है इसी को फॉलो किया जाएगा। क्या है एग्जाम पैटर्न? सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। यानी पहले वाले पार्ट में आपके साइंस और इंडिया जीके का पार्ट है। इसके क्वेश्चन होंगे 38, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए 76 टोटल क्वेश्चन मार्क्स हो जाते हैं आपके। पार्ट 1 में कौन है? जनरल साइंस और इंडिया जीके, करंट अफेयर्स इंडिया वाला। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपका राजस्थान जीके कह सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स होंगे 60। 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके, 38 क्वेश्चन इंडिया जीके और साइंस। आपने सीईटी ग्रेजुएशन पेपर की एक बात देखी होगी, क्योंकि पटवार भर्ती जो भी तैयारी कर रहा है, या पटवार का एग्जाम जो भी स्टूडेंट देगा, उसने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम जरूर दिया होगा। आपने देखा होगा कि सीईटी ग्रेजुएशन में इंडिया जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आए, या पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, और साइंस के भी काफी क्वेश्चन आए। इसका कारण यही है कि उनको पटवार और वीडियो एग्जाम लेने हैं। पटवार के सिलेबस में पॉलिटी और इंडिया जीके का बड़ा रोल है, इसलिए सीईटी ग्रेजुएशन में भी इनकी संख्या ज्यादा आई थी। अगला जो तीसरा पार्ट है वो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इन दोनों के मिला के 22 क्वेश्चन होंगे, 44 मार्क्स होंगे, 44 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 22 क्वेश्चन है। पिछली बार से अगर करें अपन तो 11-11 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 11 क्वेश्चन इंग्लिश के और 11 क्वेश्चन हिंदी के। बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ध्यान रखना। इंग्लिश के 11 क्वेश्चन सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर राजस्थान के एग्जाम्स में पाया गया है, देखा गया है
कि कुछ स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश अच्छे से पढ़े उनके इंग्लिश में 11 में से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 11 में से 11 सही हो रहे हैं। जिन्होंने इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ी उनके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है एक ही सब्जेक्ट में। बहुत भारी बात है, ऐसा जीके में आमतौर पर नहीं होता है। जीके सारे पढ़ते हैं। किसी के अगर जीके राजस्थान में 30 में से 29 सही है तो किसी के 26 सही है, इतना ही फर्क पड़ता है। हालांकि 29 सही होते नहीं है, पर मैंने एक आपको आइडिया दिया है। किसी विद्यार्थी के 30 में से 25 सही हैं तो किसी के 30 में से 22-23 सही हैं। 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है। लेकिन अगर इंग्लिश किसी ने नहीं पढ़ी है ना तो उसके 1-2-3 नंबर ही आते हैं। आमतौर पे कई सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं, तो 8-9 क्वेश्चन आप यहां से बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेगमेंट है वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, मैथ और रीजनिंग। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, आपको पता ही है। 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स, समझ रहे हो बात को? बहुत बड़ा है इसका पोर्शन। और मैथ्स में कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश इनमें मार्क्स का डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होता है। पढ़ने आपको सारे ही बहुत दम लगा के हैं सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे वो बात नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन में तो 40% लाने थे, सीईटी ग्रेजुएशन में तो 40% लाने थे। आपकी मर्जी हो जो सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हो आप। आपका मन हो तो इंग्लिश पढ़ो ही मत, आपका मन हो तो मैथ्स पढ़ो ही मत, है ना, तो भी सीईटी ग्रेजुएशन। लेकिन यहां काम नहीं आएगा, यहां मैथ और इंग्लिश से सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। यहां एक भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगला है बेसिक कंप्यूटर, इसके भी 15 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि जीके के अलावा जो सब्जेक्ट दे रखे हैं ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कई सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में नहीं पढ़े होंगे, या इनमें जो है राजस्थान या इंडिया जीके के मुकाबले में इन तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए देखो कितना बड़ा वेटेज है। 22 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश, 11 क्वेश्चन इंग्लिश, 11 क्वेश्चन हिंदी, 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, ठीक, और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 और मार्क्स हो गए 300, ठीक है। और जैसा कि हमको पता है आरएसएसबी के सब एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि 3 प्रश्न जब आप गलत करोगे तो आपका एक सही प्रश्न उड़ जाएगा। या और दूसरी भाषा में बात करें तो प्रत्येक जो आपका गलत क्वेश्चन है वो आपका 0.66 नंबर, 0.66 मार्क्स माइनस करा देगा, 0.66 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सेलेक्टिव भी रहना है यहां पर, है ना। ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन, जो कि आप आजकल भरना सीख ही गए, सीख रहे हैं सिलेक्शन पे, है ना। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, सारों में आंसर लगा के आए होंगे आप, ABCD सारों में कोई ना कोई आंसर तुक्का, यहां नहीं लगेगा, यहां 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, डिटेल में सारा सिलेबस जो दिया हुआ है। सबसे पहले साइंस वाला जो फर्स्ट सेगमेंट है, साइंस इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन जीके की बात करें तो साइंस में आपका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। साइंस में दिया हुआ क्या है? विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। अब दोस्तों जब ये दैनिक विज्ञान कह देते हैं ना तो उसमें सारा ही आ गया, उसमें फिजिक्स के टॉपिक्स भी आ गए, केमिस्ट्री के भी कुछ आ गए, तत्व कह दिया, आधारभूत तत्व, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग सारा ही आ जाता है। एक लाइन में ही उन्होंने कह दिया भाई हम तो दैनिक साइंस पूछ रहे हैं और आंखें दैनिक साइंस नहीं है क्या है, तो बताओ भाई फिजिक्स का टॉपिक आ गया इसके अंदर, प्रकाश। तो कुल मिला के लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन इसमें साइंस का बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो साइंस का ये आपको सिलेबस दिया हुआ है, दैनिक विज्ञान और मूलभूत तत्व और इंसान का शरीर जो है, बायोलॉजी का पोर्शन। अगला पॉइंट है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, हालांकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है उससे क्वेश्चन की संख्या कम होती है। तो आप अपने हिसाब से फैसला लें कि किस चीज पर फोकस करना। पढ़ना सारा ही है, पर योर फोकस शुड बी ऑन द टॉपिक्स विच इज आस्क्ड इन टुडेज टाइम, आजकल जहां पर ज्यादा आ रहे हैं। प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक,
वर्तमान तक की बात हो रही। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। दोस्तों पॉलिटी वाला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है उसका पोर्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, पक्की बात है। इस पे आपको बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं और उसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का पार्ट है। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, है ना, करंट, राष्ट्रीय यानी कि इंडिया, है ना, उसका करंट जो है ये है। इसके बाद अगला है राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके में राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान इतिहास की जो घटनाएं हैं उसमें, और इतिहास की जब महत्वपूर्ण घटनाएं लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि दोस्तों मिडाइवल, एंशियंट और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आ जाती है। आजकल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा संभाल के, ठीक। इसके बाद राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। दोस्तों पटवार वीडियो दोनों के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, ये वाला टॉपिक पटवार में भी और वीडियो में भी। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि आपके प्रजामंडल, जन जागरण, जन जागरण में आपके किसान आंदोलन आ जाते हैं, जनजातीय आंदोलन आ जाते हैं। राजस्थान मॉडर्न का पार्ट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। राजनीतिक एकीकरण, एकीकरण जो हुआ देश में, उसमें जो राजस्थान में किस प्रकार से 6-7 चरणों में जो एकीकरण हुआ वो सारा है। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब हमारे यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है उसको कह दिया जाता है, और उसके अलावा प्रजामंडल जो आंदोलन है वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर देखा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन ही स्वतंत्रता आंदोलन था, या फिर 1857 की क्रांति। जन जागरण में आपके किसान आंदोलन आ गए, और आ गए आपके जनजातीय आंदोलन, एकीकरण आ गया। ये मूलभूत आपके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। देन लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प एंड स्थापत्य, ये हमारा कल्चर है। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, कल्चर का सभी जगह यही सिलेबस है। राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय जो है, संत एवं लोक देवता, पर्यटन स्थल, और उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनका। तो राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ये आपको देखने को इधर मिल रहा है, और पॉलिटी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद हर एग्जाम में है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सामासिक पद का विग्रह, समास और समास विग्रह हर एग्जाम में। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये चारों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट सब में एग्जाम में। शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, वोकैब हिंदी की, शब्द शुद्धि, है ना। उसके बाद वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें से कौन सा शुद्ध है, या चारों में से कौन सा अशुद्ध है, या इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है, या संज्ञा संबंधी है, या वाचन संबंधी है, वचन संबंधी है, कौन सी अशुद्धि। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि वन वर्ड है। पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे एवं लोकोक्ति, ये जो है दोस्तों आपके हिंदी का सिलेबस है। लगभग सभी एग्जाम में हिंदी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से ही रहता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। पिछले सेशन में मैंने आपको जनरल इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल में समझाया है, आप जाके देख सकते हैं हिमालय एजू हब में वीडियोस में। जो पिछला पटवार का सेशन था उसमें आपको इंग्लिश का ही सारा सिलेबस डिटेल में समझाया है। क्या क्या है? कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारी इसमें रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सारा उस सेशन में मैंने आपको बताया है। चलो अगला है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल यानी मैथ रीजनिंग।
मैथ रीजनिंग का सिलेबस मेकिंग सीरीज, एनालॉजी सीरीज के क्वेश्चन है, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, फिगर्स जो आकृतियां होती है उससे संबंधित, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट। पिछले पटवार एग्जाम में 3 क्वेश्चन थे इनपुट आउटपुट के, ये काफी अच्छे इसके क्वेश्चन होते हैं, टफ होता है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है। 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मायने रखते हैं। नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, जजमेंट देना है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंटरेस्टिंग एंड मिसिंग नंबर। इसके बाद मैथ के आ जाते हैं एवरेज और रेशियो, है ना, औसत और अनुपात समानुपात, ठीक है। इसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रमिति, परसेंटेज, है ना, सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। तो लगभग हमारा जो अरिथमेटिक वाला सेक्शन है वो पूरा ही है, अरिथमेटिक पूरी है। उसके अलावा आपके ज्योमेट्री से संबंधित एरिया वॉल्यूम का टॉपिक है, तो ये आपके, है ना, और कुछ एक अलजेब्रा के हैं। तो ये आपके देख रहे हैं मैथ रीजनिंग का सिलेबस। 45 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन को मिलाकर हैं। अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 45 में से 45 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक पाएगा अपने आप को, है ना। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन अगर कोई अच्छे से कर लेता है, इंग्लिश के 11 क्वेश्चन अगर पूरे कर लेता है, 11 में से 10 सही हो जाते हैं, तो अपने आप को सिलेक्शन के बहुत नजदीक पाएगा। ध्यान से समझो कि आपको पटवारी एग्जाम पास करने के लिए कौन से मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, या पटवार एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर विशेष फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। 7 महीने मैथ रीजनिंग ढंग से प्रैक्टिस करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पूरे 45 में से 45 आते हैं। और हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, 11 में से कम 10 क्वेश्चन सही होंगे। सिनोनिम एंटोनिम का आपके ऊपर है कि अपन दोनों मिलके, मैं और आप मिलके कितनी योजना बना सकते हैं, तब जो है 11 में से 11 हो जाएंगे। अगर 45 और 10 इधर और कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए अगर आपके सही, तो देख लेना आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। इसके बाद कंप्यूटर में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम और इनपुट डिवाइसेस जो आपके वो है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस में आपसे पावर पॉइंट, स्प्रेड एक्सेल शीट और जो है एक्सपोजर ऑफ वर्ड, वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये सब चीजें को आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये था दोस्तों आपका सिलेबस, और सिलेबस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस में से क्या है, कहां पे कितने मार्क्स पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में आप इन पर कौन सी चीजों पर मुद्दे पर फोकस करना है उसको देखते हुए आप आराम से अपनी तैयारी करके सिलेक्शन को मजबूत कर सकते हो। पिछली बार की कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लें तो जनरल कैटेगरी में जो फाइनल कट ऑफ गई है वो है 226 नंबर। 226 नंबर का मतलब समझ रहे हो आप, 75% से भी ज्यादा, 75%, 300 में से 226 नंबर लाने हैं। ईडब्ल्यूएस में 218, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एससी जनरल मेल जो है 199, है ना दोस्तों, ये भी 66% होते हैं। एसटी मेल 195, ठीक। ओबीसी जनरल 225, फिक्स 75%, है ना। जनरल मेल में 226 और ओबीसी मेल में 225। आमतौर पे जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। 75% किसको कहते हैं भैया? हाँ, ऐसा नहीं है कि लाए नहीं जा सकते, आराम से लाए जा सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी 7 महीने बढ़िया। एमबीसी 212 जनरल, एमबीसी की कट ऑफ कम होती है, ठीक है। तो ये आपके मोटा मोटी कट ऑफ है। तो आप देख रहे हैं कट ऑफ 75% किसी कैटेगरी में, एससी एसटी में 66%, 67%, 75% आपके ओबीसी में, 212 नंबर जनरल, इसमें 70% एमबीसी में, ठीक है। तो नेक टू नेक कंपटीशन है। ध्यान रखो कौन से सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे लाने हैं। ये कट ऑफ लाने के लिए मैथ, रीजनिंग,
इंग्लिश, कंप्यूटर, इनमें पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। अगर इनमें आप पूरे नंबर लाने में कामयाब हो गए, हिंदी भी, तो आप इस कट ऑफ के आसपास पहुंचोगे। ठीक है। हाँ, जीके तो खैर पढ़नी पढ़नी है। शैक्षणिक जो इसकी योग्यता है, सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन इसमें होना आवश्यक है, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, जो सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ आपके सितंबर 2024 में, ठीक है, तो उस एग्जाम में 40% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। आप लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया ही है, उसमें 40% से अधिक आपके नंबर आ रहे हैं, तो आज ही लग जाओ तैयारी में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, आरएससीआईटी आपने किया हुआ होना चाहिए, ये आजकल सभी एग्जाम के अंदर आपको पता है कि अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा आयु तो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और न्यूनतम आयु के अंदर कोई आरक्षण भी नहीं चलता है। 40 इसकी जो मैक्सिमम आयु है, उसमें आपको कैटेगरी वाइज 2-3 साल की छूट मिल जाती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अब देख लेते हैं वेतनमान, क्योंकि सारा झगड़ा इसी के लिए ही हो रहा है। जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन जो भी है, वो पैसे के लिए, वेतन सैलरी के लिए है। तो सैलरी इसकी देख लेते हैं। ये जो है लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, लेवल 5 की जॉब है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इसकी सैलरी बता देता हूं कि सैलरी किस प्रकार से इसकी होती है। देखो, आप सब जानते हो कि राजस्थान गवर्नमेंट में शुरू के 2 साल जो है परिवीक्षाधीन होते हैं, यानी कि प्रोबेशन में होते हैं। तो शुरुआत के 2 साल ड्यूरिंग प्रोबेशन, प्रोबेशन के दौरान जो शुरुआत के 2 साल है, उसमें आपकी टोटल सैलरी होती है 14,600 रुपए। ठीक है। नेट सैलरी जो आपकी बनती है कट कटा के, वो होती है 13,460 रुपए। शुरू के 2 साल आपको ये सैलरी मिलेगी 13,460। कई लोग कह सकते हैं सर 13,460 से क्या होता है, क्या मतलब है? दोस्तों बहुत मतलब है। सरकारी नौकरी में सबसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। जबकि हम देखते हैं कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, अपने जीवन में सब अच्छा करते हैं, बिजनेसमैन जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और अच्छा करेंगे। लेकिन क्या होता है, कई जगह ऐसे होते हैं जब उम्र बढ़ती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है ना, तो पैसा आना भी कम हो जाता है। अब जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, 50 साल 55 साल की आयु के बाद में क्या है, काम करने की उतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी खड़े होकर पढ़ाने की, बोलने की इतनी, तो उस समय सैलरी क्या मिलेगी? कुछ नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे परक्यूसिट्स और भी होते हैं, है ना, और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जिसके अंदर आपके चिकित्सा का बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलता है। तो ये तो है ही। शुरू के 2 साल थोड़ी सैलरी कम है, 13,460 रुपए है। आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि जब आप 2 साल का प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आपकी जो सैलरी है बेसिक हो जाती है 20,800 रुपए, जो आपका बेसिक है। इसमें डीए 42% है, एचआरए 9% और 18% है। टोटल जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 31,408 रुपए। कट कटा के आपको हाथ में मिलेगी 28,718 रुपए, यानी कि लगभग डबल हो जाएगा 2 साल बाद आपके, अचानक से 28,718 रुपए, 28,718 रुपए। ठीक है, ये नेट सैलरी हो जाएगी। अब जो है सैलरी में जो इंक्रीमेंट है दोस्तों, वो 3% पर ईयर है। हर साल आपकी सैलरी बेसिक में 3% का इजाफा होता है, यानी हर साल 20,800 में आपके 3% का इजाफा हो जाएगा। तो डीए और एचआरए भी उसी अनुपात में बढ़ते रहेंगे। ठीक है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, डीए जो है साल में 2 बार बढ़ता है, तो 3% सैलरी बेसिक में इंक्रीमेंट होगा, तो उसी अनुपात में आपके डीए भी बढ़ेगा और उसी अनुपात में आपके एचआरए वगैरह भी बढ़ेंगे। तो ये आपका हर साल का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। वैसे 28,718 आपकी परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी होती है। तो ये वेतनमान है, ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो भी आपको मिलता है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हर साल इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को शुरुआत में ही आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज और फॉर योर प्रिपरेशन। तैयारी के लिए आपकी बहुत बहुत आपको पहले से शुभकामनाएं। 13 तारीख से बैच शुरू हो रहा है हिमालय एजू हब पे ऑफलाइन। आप हिमालय एजू हब में 13 तारीख से बहुत ही अनुभवी फैकल्टी के द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका जो
तैयारी आपको कराई जा रही है, उससे आप अपनी तैयारी करें और पटवार एग्जाम में आप एग्जाम क्रैक करें। ऑनलाइन विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासरूम से भी लाइव क्लास है। हिमालय एजू हब का जो अपना एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं। किसी विद्यार्थी को रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना है तो वो भी यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लेना है तो वो भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप तैयारी और प्रैक्टिस सारा हिमालय एजू हब से कर सकते हैं, बहुत ही अनुभवी फैकल्टी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और 13 तारीख याद रखें, 13 तारीख सुबह 9 बजे आप आए हिमालय एजू हब पे और आपका बैच स्टार्ट करें और तैयारी शुरू करें दोस्तों। तो ये हमारा जो है आज का ये यहाँ पर पटवार वीडियो सेपरेट बैचेस, नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं 13 नवंबर 2024 प्रातः 9 बजे से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। सूर्य नगर, रिद्धि सिद्धि चौराया, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड भी करें आप एप्लीकेशन। सेशन अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर कोई और जानकारी आपको प्राप्त करनी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।